और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हम उन्हीं के पास चलते हैं। शहनवाज जी, बाकी राज्यों की बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके बिहार की बात कर लेते हैं, जो कि आपका खुद का प्रदेश है। सेमीफाइनल आपने जीत लिया है, फाइनल भी जीतेंगे क्या? देखिए, बिहार के अंदर 4 विधानसभा का चुनाव था और उस चारों विधानसभा में हमारी जीत हो गई है। और उसी तरह हम महाराष्ट्र में जो जीते हैं उसका बहुत असर पूरे देश के अंदर है। ये सही है कि झारखंड में हमारी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आ पाए, लेकिन ये बात सही है कि हम लोगों ने जिस तरह की जीत महाराष्ट्र में ली, यानी 133-34 सीट जीतना, 144 लड़े, 10 सीट ही हम हारे। 94% के करीब स्ट्राइकिंग रेट है। भारतीय राजनीति में ऐसा स्ट्राइकिंग रेट होना ये बहुत बड़ी बात है। और शिवसेना जो शिंदे गुट है और अजित पवार जी की एनसीपी, वो कांग्रेस शरद पवार जी की एनसीपी से कई गुना ज्यादा जीती और उद्धव ठाकरे जी की सेना से कई गुना ज्यादा शिंदे साहब की सेना जीती। तो एक बात तय हो गई है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से ये माहौल बनाया जा रहा था कि लोकसभा में आप जानते हैं कि हमें थोड़ी कम सीटें महाराष्ट्र से आई थी, और इस घमंड में, अहंकार में कांग्रेस के लोग रहे कि लोकसभा में जो उन्होंने भड़माने का काम किया, जनता ने तय किया कि नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में जो कमी रह गई वो कमी कसर दूर कर देंगे, और वो दूर किया। नहीं तो आप क्या मानते हैं? जी को आज बहुत आप क्या खुशी मानते हैं, होगी, कौन सा नैरेटिव चला? लोकसभा क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या यह असर किया? देखिए, वो कहने की बात की जाती है कि क्या एक मुद्दे पे चुनाव हुआ, एक नेता के बयान पे चुनाव हुआ। चुनाव तो अटल सेतु पे भी हुआ, कोस्टल रोड बना रहे उस पे भी हुआ, मुंबई महाराष्ट्र के विकास पे भी हुआ, किसानों के लिए जो काम किया उसमें भी हुआ, जो शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस और पवार साहब ने, अजित पवार ने मिलकर काम किया उस पे भी हुआ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी हुआ, लाडली बहन योजना पे भी हुआ। और ये सही है, एक है तो सेफ है, तो कार्यकर्ता भी एक थे, महायुति भी एक थी, जनता भी एक थी, और इसमें हम सेफ होकर ये चुनाव जीत गए। लेकिन झारखंड में आप सेफ नहीं रह पाए। नहीं, देखिए, झारखंड में मैंने आपसे पहले ही कहा कि झारखंड में हमारी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि झारखंड में हम ये समझते थे कि हम वहाँ जीतेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार को हमने मुद्दा बनाया था, वहाँ रोटी बेटी और माटी का भी मुद्दा बनाया था, भ्रष्टाचार घुसपैठ का भी मुद्दा बनाया था। वो बातें शायद हम बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं पहुँचा पाए, और उनके यहाँ भी जो मैया योजना थी जो उन्होंने महिलाओं के लिए शुरू की थी, वो योजना लगता है उनके काम आई। वो योजना उनके काम आ गई जिसमें 2500 रुपए देने का जिक्र किया गया। लेकिन महाराष्ट्र की चर्चा शहनवाज जी कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से अगर आप वोट परसेंटेज देखें, यानी कि शिवसेना शिंदे गुट का वोट परसेंटेज देखें और शिवसेना का उद्धव ठाकरे का वोट परसेंट देखते हैं तो बड़ा वोट परसेंटेज। ठीक ऐसे ही एनसीपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, करीब 10% के आसपास अजीत पवार के पास गया है, और 11.5-12% के आसपास शरद पवार के पास गया है। तो ये जो बड़ी राजनीतिक पार्टी महाराष्ट्र की थी जो कि शिवसेना और एनसीपी, उनके टूटने का, उनके नेताओं के बंटने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये तो अपना एक नजरिया होगा कि बटने का, कोई बटे तो वो, अगर उनकी पार्टी में कौन ओरिजिनल है? क्या उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना पर जनता का विश्वास है या शिंदे साहब की सेना पर जनता का विश्वास है? तो आप अगर सीटों को देखेंगे तो अगर उद्धव ठाकरे जी की सेना से कई गुना ज्यादा सीट शिंदे साहब की सेना ने जीती, और अजित पवार जी 10 सीट अगर शरद पवार जी जीतते तो उससे 4 गुना सीट, 41 सीट
अजित पवार जी जीते हैं तो चौगुना है। तो कौन एनसीपी है? जिसके बाद घड़ी का निशान है वही एनसीपी है, जिसके बाद तीर का निशान है वही शिवसेना है, और जनता की मोहर भी है। अब तो ये नहीं कहा जाएगा ना कि ये असली है, ये नकली है, ये तो नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल अब ठीक तो कहा एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो 144 लड़ी 132 जीती, और हमारे जो शिवसेना एनसीपी के लोग भी हैं वो भी 69 करीब 70% स्ट्राइकिंग रेट है उनका 70, और हमारा 94 के करीब है। आप मानते हैं? आप मानते समझिए हैं? हम तो अब ये सोच रहे हैं कि 132 में जी 132 हम जीते, वो 10-12 सीट हम और मेहनत करते तो शायद हम दिल्ली का रिकॉर्ड भी तोड़ देते और हम सारी की सारी सीट जीत जाते। खुद के दम पे आप सरकार बना लेते। क्या आप मानते हैं कि महाराष्ट्र में विचारधारा का संकट भी है और इस विचारधारा के संकट में उद्धव ठाकरे उलझ कर रह गए? क्योंकि करीब 3 दशक से ज्यादा का कार्यकाल उन्होंने आपके साथ, बीजेपी के साथ बिताया है, बहुत वैलिड सवाल है आपका। बाला साहब ठाकरे के समय से जुटाया है, तो वो विचारधारा के संकट में उलझ गए और उनके कार्यकर्ता समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। वो ऐसे बेमेल गठबंधन में फंस गए जिसमें एनसीपी है, कांग्रेस है, और कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक नैया डूब गई। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में जब मैं कैंपेन में देख रहा था कि नाम का शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, न बाला साहब है, न बाला साहब के विचार हैं, न बाला साहब का झंडा है। न चुनाव मुझे तो लग रहा है कि उनको हरा झंडा ही रखना चाहिए था। वो न चुनाव चिन्ह है न विचारधारा है। विचारधारा से कंप्रोमाइज किया। एक मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी जी ने चला। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे जी राहुल गांधी से सिर्फ वीर सावरकर पर 2 शब्द बुलवा कर दिखाएं, तो जो वीर सावरकर का अपमान करने वाले राहुल गांधी, उन्होंने कहा था मैं सावरकर नहीं हूं, याद है ना आपको? जी जी याद है। तो वीर सावरकर के जो चाहने वाले थे उनके बीच में ये मामला गया, और शिवसेना उद्धव ठाकरे जो गुट है वो जाकर मिस्टर नोमानी से फतवा लेने लगे, वो ध्रुवीकरण करने लगे। उनको लगा कि सिर्फ माइनॉरिटी वोट यानी बाला साहब के नाम पर जो हिंदुत्व का वोट है वो आ जाएगा। तो उन्होंने अपनी आत्मा ही हिंदुत्व ही निकाल के अलग कर दी और वो कांग्रेस के विचारधारा पे चलने लगे। तो जो उनके वोटर थे वो अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे, और उसमें लगता था कि बाला साहब का जो असली वारिस है, ठीक है उनके घर में पैदा नहीं हुए शिंदे साहब एक, तो वो कम से कम बाला साहब के विचार, बाला साहब के झंडा, बाला साहब का तीर कमान, सब कुछ उनके पास था। और तो और जो चुनावी सभाओं में और भारतीय राजनीतिक जनता पार्टी पोस्टरों से में बाला साहब का जो गठबंधन उन्होंने था, बाला साहब के फोटो तो भी लगाए, गठबंधन भी इनके पास था। जी, और फोटो भी लगाया और उसका असर भी दिखाई दिया। शहनवाज जी, लेकिन क्या आप मानते हैं झारखंड में जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री बाला साहब को आगे रख के चुनाव लड़े वो, हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, वापस आए, फिर मुख्यमंत्री बने, तो कुल मिलाकर उनके ऊपर जो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, वो मुद्दा कहीं ना कहीं असर नहीं कर पाया। इसके साथ साथ आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी ट्राइबल बेल्ट में, आदिवासी इलाकों में, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, वहां ज्यादा काम करने की जरूरत है और अच्छे लीडर, नए युवा लीडर को और लाने की जरूरत है? मनोज जी, जैसे आपने हमसे पूछा कि क्या एक नारे से हम महाराष्ट्र जीते या एक मुद्दे से जीते, तो मैंने जवाब में आपको कहा कि नहीं, एक नारे नहीं होते हैं, उसके कई कारण होते हैं, और सब जब मिलता है तो हम जीतते हैं। और झारखंड में हमारे हार के कारण एक नहीं अनेक होंगे, उसको हम तलाशेंगे। सिर्फ हमने तो वहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, हमने वहाँ घुसपैठ का मुद्दा उठाया, हमने वहाँ बेटी माटी का मुद्दा उठाया, और वो मुद्दा जनता के बीच में लेके गए। हेमंत विश्व शर्मा वहाँ हमारे इंचार्ज थे, शिवराज सिंह चौहान जी थे, और हमारी पूरी टीम थी, पूरी ताकत से लड़े, कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली, तो हम वहाँ ईवीएम को दोष तो नहीं देंगे, हम तो कहेंगे कि ठीक है, हम में ही कोई कमी रही होगी जो हम उतना मेहनत नहीं कर पाए, जनता के बीच में उस तरह के मुद्दे नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हम झारखंड के अंदर
वो सफलता जो हम चाहते थे वो ये सफलता बड़प्पन नहीं है मिली। आपका, ये बड़प्पन है कि इसलिए हार ये गए तो कहना ईवीएम को कि- दोष नहीं दे रहे हैं, बाकी तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम को दोष दे रही हैं क्योंकि वो जीत जाती हैं, तब झारखंड में इस तरह का दोष नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आप दूसरी जगह जाकर हार जाएंगे तो आप तुरंत ईवीएम पर, और संजय राउत ने कह भी दिया कि ये महाराष्ट्र की जनता का जनादेश नहीं है, अब इसकी बजाय बैलेट पर दोबारा से चुनाव कराया जाए और उस परिणाम को देखा जाए, हम जरूर जीत कर आएंगे। तो संजय राउत के इस बयान पर क्या कहेंगे आप? संजय नहीं, ये ईवीएम से नहीं, ये जो शिवसेना हारी है उसकी एक वजह, अगर मैं शिवसेना की तरफ से, फिर शिवसेना हमसे पूछे एक वजह क्या है, तो एक वजह तो नहीं होती, लेकिन उसमें बहुत बड़ी वजह संजय राउत का वो जो उनका ओरल बयान होता है ना, वो एकदम जैसे लगता है कि माइक मिला और वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो संजय राउत की भाषा भी एक बड़ा कारण है उनके हार की। और संजय राउत ने ही वो प्रपंच रचा कि जनादेश था बीजेपी शिवसेना को, और उसको तोड़कर वो कांग्रेस की तरफ ले गए। तो कैसे होगा अगर कोई एक व्यक्ति वेजिटेरियन हो और एकदम प्याज लहसुन न खाता हो, उसको एक वेग आप मछली खिलाने लगे, और वही काम जो हिंदुत्व के चैंपियन माने जाते थे, जी जी जी, बाला साहब ठाकरे जी के विरासत को लेकर चल रहे थे, वो जाकर मस्जिदों में मीटिंग करने लगे, मौलानाओं से बयान और फतवा दिलाने लगे। सही कह रहे हैं। तो ऐसी विचारधारा पार्टी का क्या हाल संक्रमण होगा? हो गया, ना खुदा ही विचारधारा मिला, का ना संक्रमण मिसाले सनम। शिवसेना उद्धव गुट के साथ हो गया, वही और मैं महाराष्ट्र वही की कह रहा हूं। राजनीति में उनकी नैया डूब गई। अब शायद जी जी, मैं वही मनु जी, मैं यही कह रहा हूं कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब शायद आने वाले समय में उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वापस शायद घूम कर वो आ जाएं। इसके लिए इंतजार करेंगे। आपने हमसे बस बातचीत एक की, ही आपका चीज है कि अगर संजय राउत को रोज बयान दिलवाते रहे तो कभी नहीं हो हमारे पाएगा। लिए बड़ा अच्छा है। संजय राउत को रोज सुबह 10 बजे वो मीडिया भेज दे उनके पास, पूरा शिवसेना में भी जो 8-10 सीट जीती है वो सब जीरो करेंगे। जब तक वो, जैसे दिल्ली में कांग्रेस जीरो हो गई थी, एक दिन आएगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी देखिएगा जीरो हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सीट आ गई, डबल डिजिट में वो पहुंच भी गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शहनवाज जी आपका, आपने हमसे बात की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया।